वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने जा रहे हैं। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग क्या सीखने जाएंगे, यानी अल्टीमेट एम क्या होगा, यानी एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, यानी जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा, और थरोली यानी पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कुछ ऐसा प्रिंसिपल जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो जाए, कुछ प्रिंसिपल जो कुछ नियम है जो आप डेफिनेशन पढ़ोगे, कुछ रूल को अप्लाई करोगे, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ जोड़ेंगे। तो अभी आप ये समझो कि सर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो छोटे छोटे, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे एलिमेंट को, छोटे छोटे पार्ट को जब हम लोग असेंबल्ड कर देते हैं तो एक सिस्टम बनता है जो लोड को कैरी करता है, जिसके ऊपर लोड लग रहा होता है। वहां पे ह्यूमन बीइंग यानी इंसान हो या ना हो, लेकिन अगर उसके ऊपर लोड लग रहा है, यानी फोर्स को रोकने के लिए या लोड को रोकने के लिए कोई एक सिस्टम बनाया गया है, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बोले, तो छोटे छोटे एलिमेंट को जो जब आप जोड़ दोगे तो एक बड़ा सिस्टम बनेगा, और वो सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि उसके ऊपर लोड लग सके। ठीक है, जैसे बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है, उसमें बीम कॉलम को जोड़ा गया है। ब्रिज एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डैम, रेलवे का जो ब्रिज होता है वो सब, ये सब स्ट्रक्चर है। तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसको छोटे छोटे पार्ट्स से असेंबल कर दिया गया है, और असेंबल करने के बाद, ध्यान से सुना, असेंबल करने के बाद हम लोग उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। तो लोड अप्लाई करने के लिए या लोड को रोकने के लिए उसको बनाया गया है। जैसे डैम हम लोग बनाते हैं ताकि वाटर का जो प्रेशर है, वाटर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको रोका जा सके। ठीक है, वही अगर आप एक एग्जांपल समझो रॉकेट, तो रॉकेट को इसलिए नहीं बनाया जाता है ताकि वो कोई लोड को या फोर्स को रोक सके, उसको हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफर किया जा सके। आ गया ये बात समझ में। तो रॉकेट जो है वो एक मशीन है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए हम लोग रॉकेट का यूज करते हैं। वही उसमें भी तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उसको भी हम लोग जोड़कर एक सिस्टम बनाए हैं, लेकिन उसका जो एम है, जैसे आप बुक को देखो, बुक के ऊपर कवर रहता है, पेजेज रहता है, उसको हम लोग स्टेपल वगैरह कर देते हैं तो बुक बन गया। बुक का पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, या आप बोल सकते हो उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। क्या उस पर ईंट रखा जाता है, क्या उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं? नहीं सर, उसके ऊपर लोड नहीं लगाया जाता है, इसलिए बुक जो है वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप एक बेंच पे या बेड पे आप लेटते हो, उसके ऊपर लोड लगाया जाता है, लोड को, फोर्स को ध्यान रखकर मटेरियल को चूज करते हैं, तो वी कैन से दैट इज अ स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप बताओ कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ, और मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर कमेंट करो, साथ ही साथ बताओ कि उसके ऊपर लोड क्या लग रहा है। ठीक है, यानी किस तरह का लोड लग रहा होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर जो होता है सर, छोटे छोटे एलिमेंट से हम लोग जोड़कर एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम इसलिए बनाए ताकि वो लोड को रोक सके। जैसे बिल्डिंग को भी हम लोग लोड के ध्यान में रखकर ही बनाते हैं कि अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स आ जाएगा तो बिल्डिंग टूट जाएगा, मतलब विंड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, ये सब ध्यान में रख के बिल्डिंग को बनाया जाता है। देखो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा ब्रॉडर सेंस में समझो तो इसी सेम सब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या बोलते हैं बाबू? इसी का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सब्जेक्ट को बोलो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलो, या इसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये एनालिसिस होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। ठीक है, देखो अभी बताए थे कि स्ट्रक्चर को इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि उसके ऊपर लोड लग सके। अभी से समझ लो आपका टॉपिक या सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हो।
तो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसके ऊपर लोड लग रहा होता है, लोड को रोकने के लिए ही बनाया जाता है। ब्रिज हो गया, रेल का पुल, रेलवे ट्रैक हो गया, ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक है। कलवर्ट है, रोड है, पेवमेंट है, दीज आर द स्ट्रक्चर। देखो एनालिसिस जो है, ध्यान से समझना, एनालिसिस का मतलब होता है कि जब स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर जब लोड लगेगा तो ये रिस्पॉन्ड कैसा करेगा, इसका रिस्पॉन्ड कैसा होगा, यानी इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी बिहेव। जैसे कहने का मतलब है, एक मान लो रबर है, तो इस रबर को खींचोगे तो रबर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, रबर लंबा हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब लोड लगाए तो लेंथ बढ़ गया, इसका रिस्पॉन्स कैसा है, लेंथ इंक्रीज कर गया। आ गया समझ में। स्ट्रक्चर के ऊपर एनालिसिस का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो, वैसे हम लिखवा देंगे, तो लिखना एनालिसिस मीन्स फाइंडिंग आउट द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्ट्रक्चर व्हेन द लोड इज अप्लाइड। एनालिसिस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर है वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा जब उसके ऊपर हम लोग लोड लगाएंगे। सर रिस्पॉन्ड करने का मतलब है, ध्यान से समझना, रिस्पॉन्ड हम लोग निकालेंगे। ये पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोगों का काम होगा रिस्पॉन्ड को फाइंड आउट करना। यानी रिस्पॉन्ड हो गया सर शियर फोर्स, जब आप फोर्स लगाओगे तो शियर फोर्स होगा, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, यहां पे स्लोप आएगा और क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। यही चार चीज हम लोग को पढ़ना है, समझ में आ गया। यानी पूरा सब्जेक्ट में हम लोगों को मात्र ये चार चीज पढ़ना रहेगा, DEFLECTION, डिफ्लेक्शन, ये बस चार चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप और डिफ्लेक्शन, और पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट। और शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या रिस्पॉन्स है, किसका रिस्पॉन्स है, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का ये एक रिस्पॉन्स है, कब, जब उसके ऊपर लोड लगाएंगे। चलो अब ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सेज हैं, वो हम लोग देखते जाएंगे। देखना हर जगह तुम रिस्पॉन्स देखोगे कि स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगाए और वो बिहेव कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्टिकल मेंबर। अरे पिछला सेमेस्टर में तुम लोग यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा था, रैंकाइंस फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो और अच्छी बात है, कोई रिलेशन है नहीं, आपको नए तरीके से अच्छे से इसको समझाया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई लोड नहीं लेना है कि सर पिछला वाला सेमेस्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इसमें लोड लेना, कोई लोड नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। देखो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्टिकल मेंबर। वर्टिकल मेंबर कहने का मतलब हो गया छोटू कॉलम, वर्टिकल मेंबर कहने का मतलब हो गया कॉलम, COLUMN। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए लोड लगेगा। ध्यान से समझना, एक लोड का यहाँ पे हम पैटर्न बनाए हैं। देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम अच्छे से आप देख पा रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। इसमें जो ये लोड है वो कहलाता है एक्सियल लोड। अगर लोड जो है वो बीचों बीच में लगता है देन इट इज कॉल्ड एक्सियल लोड, सेंट्रॉइड पे लगेगा तो। और ये जो लोड है वो कहलाता है इसेंट्रिक लोड। क्या बोलते हैं इसको, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड, जब इसेंट्रिक लोड लगेगा तो बीम कैसा बिहेव करेगा, इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ये हम लोगों को पढ़ना है डिटेल से। तो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस दिख रहा होगा, लोड है वो सेंट्रॉइड से कुछ दूरी पे लग रहा है, जैसे यहाँ पे सेंट्रॉइड पे लोड लग रहा है, लेकिन अगर मान लो लोड यहाँ पे लगा दे तो दूरी जो होगा वो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। तो जब हम लोग इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेज आता है, यानी आपको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, ज़्यादा इसके बारे में, बहुत ईजी टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल है, वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है इस पूरे सब्जेक्ट का, जहाँ पे आपको डायरेक्ट और इसेंट्रिक लोड के बारे में बताएंगे, इसेंट्रिसिटी यानी डिस्टेंस के बारे में बताएंगे, वन प्रिंसिपल एक्सिस, न्यूट्रल स्ट्रेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो अभी यूनिट 1 को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। कॉलम, पिलर, चिमनी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर। यहाँ से एक सेमेस्टर में एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मान लो दीवार है तो इस दीवार के ऊपर विंड का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको डिफ्लेक्शन स्ट्रेसेस निकालने होंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों। डायरेक्ट स्ट्रेस इसके सेल्फ वेट के कारण लगता है और विंड के कारण इसमें बेंडिंग स्ट्रेस लगता है, बताएंगे बेंड वगैरह ये सब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 1 जो है वो काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसेंट्रिक लोड, डायरेक्ट लोड दिख रहा होगा, और यहाँ पे इसेंट्रिक लोड, यहाँ पे डायरेक्ट लोड दिख रहा है। बात करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से बता दिया जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है वो पढ़ना है आपको बीम का। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम होंगे जिनका आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, इस बात को आप समझो। देखो यहाँ पे उम्मीद है कि ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे होगे, ये डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखो छोटू, यहाँ पे दो चीज हम बात बोले हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है ये बात को समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको बीम दिख रहा है, इसमें लोड नहीं लग रहा है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही लोड लगेगा तो हर पॉइंट का एक वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, हर पॉइंट का वर्टिकल मूवमेंट हुआ, इसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्लेक्शन, इसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी ये बिंदु जो पहले यहां पे था कहीं यहां पे आ गया, तो वर्टिकल जो मूवमेंट हुआ है इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। तो सर हर बिंदु पे अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा क्या? तो हाँ, यहां पे अलग मूवमेंट हुआ है, यहां पे अलग मूवमेंट हुआ है, यहां पे अलग मूवमेंट हुआ है, तो ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन। डेल्टा 2 हो जाएगा, डेल्टा 1 होगा, यहाँ पे डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बीचों बीच में हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डेल्टा 3, डेल्टा 4 कर देते हैं, तो ये कहलाता है डिफ्लेक्शन। स्लोप क्या होता है सर? तो बीम जो है ओरिजिनली जो है इस शेप में है, बाद में जब ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे शेप में आएगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, ओरिजिनल और बाद के शेप में जो एंगल बनता है उसी को स्लोप बोलते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट का, तो ओरिजिनल ये वाला रहा, बाद में टेंजेंट एक ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो ओरिजिनल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं। स्लोप है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिफ्लेक्शन है वो मूवमेंट को, वर्टिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे हम समझा पाए होंगे कि स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम, एक बार और आपको बता देते हैं। एक बीम कुछ ऐसा है और इस बीम के ऊपर आपने लोड लगाया, तो बीम जो है वो ओरिजिनल शेप से वर्टिकल मूवमेंट शो किया, तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब वर्टिकल मूवमेंट, और स्लोप का मतलब सर पहले बीम कुछ ऐसा था, बाद में बीम कुछ ऐसा हो गया, तो इसका ओरिजिनल ये रहा, ये ओरिजिनल यहाँ पे रहा, और फाइनल कुछ ऐसे बन जाता है। तो दो बिंदु का जो एंगल हुआ है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, चलो यही अच्छे से बीम के रिलेटेड पढ़ना है। फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम का आपको फाइंड आउट करना होगा। फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम का आपको मोमेंट निकालना होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिसिटी। ठीक है, एक छोटा छोटा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बीम। यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि सिंपली सपोर्टेड के कंपेयर में क्या एडवांटेज है फिक्स्ड बीम का, क्या लाभ होता है, फिक्स्ड बीम हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फिक्स्ड बीम तो आप जानते हो, देखो यहाँ पे डायग्राम में समझो कि सर कुछ फिक्स्ड बीम ऐसा होता है, दिस इज द फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में आपको यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट निकालना होगा, सपोर्ट के पास मोमेंट कितना आएगा। यहाँ पे फिक्स्ड बीम है, ये कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम में भी आपको सपोर्ट मोमेंट निकालना होगा, स्पैन में मोमेंट और सपोर्ट मोमेंट निकालना होगा। तो यहाँ पे समझा दो चीज अलग अलग है। स्लोप और डिफ्लेक्शन में आपको वर्टिकल मूवमेंट निकालना होगा, और फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम में आपको निकालना होगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा भी होगा, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम। आप एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करोगे, यहाँ पे काम हम लोग का हो जाएगा। क्लैप्रॉन्स थ्योरम लगा के हम लोग निकालेंगे एसएफडी बीएमडी। चलो आगे देख लेते हैं, इजी है, आसान है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये भी आसान टॉपिक होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं सर, फिक्स्ड मोमेंट और सपोर्ट मोमेंट निकालते हैं, यानी मोमेंट निकालना होगा। अच्छा, मोमेंट क्या है सर, तो रिस्पॉन्स है। जब आप फोर्स लगाओगे तो रिस्पॉन्स है स्ट्रक्चर का, इसीलिए बोले थे ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहलाता है। देखो ये बीम आपको दिख रहा है छोटू, इस बीम के ऊपर पॉइंट लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, पॉइंट लोड है। आपका काम क्या रहेगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके आपको निकालना होगा इस स्पैन में मोमेंट, सपोर्ट के पास मोमेंट, सपोर्ट के पास मोमेंट, स्पैन में मोमेंट, स्पैन में मोमेंट, सपोर्ट के पास मोमेंट। मजा आएगा, 2-3 पेज में न्यूमेरिकल बनता है, काफी अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद सिंपल ट्रस, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेज हैं, ये भी दिस इज द स्ट्रक्चर। एक ट्रस है, यहाँ पे भी देखो आप ट्रस है,
तो क्वेश्चन एक एराइज होता है कि ये ट्रस हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं। आपने हावड़ा ब्रिज देखा होगा, महात्मा गांधी सेतु देखे होंगे, सब में ट्रस है, ऊपर ऊपर लोहा का एकदम बना देता है, पता नहीं क्या है, इतना सारा लोहा बर्बाद कर दिया है। व्हाट इज द फंक्शन? लुक के लिए तो नहीं देता होगा, इतना तो बेवकूफ नहीं है कोई कि लुक के लिए इतना सारा स्टील बर्बाद कर दे, करोड़ों रुपया खर्च कर दे, कुछ तो इसका फंक्शन होगा ना। देखो अच्छे से समझो, अगर आप एक स्लैब को देखते हो या बीम को देखते हो, मान लो कि ऐसा कोई एक स्लैब है, ठीक है, एक ऐसा स्लैब है, अगर इसके ऊपर लोड लगाओगे, अगर तुम इस स्लैब के ऊपर लोड लगाओगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट। ये क्या होगा? इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? तो सर जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करेंगे डिफ्लेक्शन को बढ़ते जाएगा। देखो यहां पे बीम है, लोड को इंक्रीज करते जाएंगे ये बीम और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अगर इसके डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है तो एक टाइम पे ये फेल हो जाएगा। अगर इसके डिफ्लेक्शन को हम कम कर दें, सेम लोड पे इसके डिफ्लेक्शन को कम कर दें, तो ये ज्यादा दिन तक टिकेगा, ज्यादा लोड रोक पाएगा। बिल्कुल वही काम यहां पे ट्रस का होता है। ये जो ट्रस आप देख रहे हो ना, यहां पे आपको रोड चलने के लिए बनाया हुआ है। अब रोड जो होगा वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, और इसके ऊपर जब हम लोग लोहा का स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी ट्रस बना देते हैं, तो ये ट्रस का काम क्या होता है सर? इसके डिफ्लेक्शन को रोक देना। मान लो कि एक ऐसा एक स्लैब है, ठीक है, एक ऐसा स्लैब है, अगर इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक और मोटा सा यहां पे मटेरियल जोड़ दिया। अब दोनों एक साथ हो गया, जब ये एक दोनों एक साथ हो गया तो अब इसको तोड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब ये स्लैब जो है इसको मोड़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। ये जो बीम होता है इस ट्रस के कारण मजबूत हो जाता है। अब रीजन पता चला, अब गाड़ी चलेगा तो अब ये ऐसे बेंड नहीं होगा, ये मजबूत हो चुका है ट्रसेस के कारण, लोहा के कारण। तो इसके मेंबर्स में किस तरह के लोड आएंगे? दो ही तरह का लोड आएगा, या तो कंप्रेशन या तो टेंशन। बस आपको कंप्रेशन टेंशन करना है। तो देखो पहले जो था, छोटू इस बात को समझो, इनिशियली इट वाज अ सिंपल बीम, एक सिंपल बीम होता था, बाद में हम लोग लोहा प्रोवाइड कर दिए। तो लोहा प्रोवाइड करने से इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग में मजबूती बढ़ गया है। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस, और ट्रस के मेंबर में हम लोग निकालना सीखेंगे फोर्सेस को। ठीक है, तो ट्रस समझ गया, ट्रस क्या क्यों देते हैं, और इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे यूनिट 5 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे यूनिट 1 आपका स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।